नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे रीट परीक्षा के बाद हुई पटवारी परीक्षा में नकल के मामलों की। पिछले कई बार की तरह इस बार भी नकल के कई मामले सामने आए। पटवारी परीक्षा में नकल से जुड़े कई गिरोह सक्रिय रहे। पुलिस ने 32 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें बीकानेर, डूंगरपुर, बारा, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर में डमी कैंडिडेट्स बनकर ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर नकल करते हुए लोगों को पकड़ा गया है। पटवारी परीक्षा में पुलिस ने 5 लोगों को पेपर बेचते हुए भी गिरफ्तार किया। साथ ही इन्होंने कई युवकों को पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर बेचा था। हालांकि जांच में बाद में पता चला कि जो पेपर बेचा गया था वो मॉडल पेपर है, और जिन युवकों को पेपर बेचा गया था उन्हें भी ये नहीं पता था कि असली पेपर है या फिर नकली। पुलिस 5 युवकों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो वहीं भरतपुर में पटवारी भर्ती के पेपर के साथ 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इनका परीक्षा केंद्र अलवर में था। फोन लोकेशन के आधार पर इन्हें नगर से पकड़ा गया। तो वहीं जयपुर के आदर्श नगर स्थित एक परीक्षा केंद्र से जयपुर पुलिस ने एक युवक को ब्लूटूथ से नकल करते हुए गिरफ्तार किया। वो सेंटर में ब्लूटूथ लेकर अंदर चला गया था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो उधर सोडाला पुलिस ने फर्जी अभ्यर्थियों के गैंग का खुलासा करते हुए जालौर निवासी सुनील बिश्नोई और ओम प्रकाश बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। जयपुर के आदर्श नगर में पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी अलीगढ़ निवासी विष्णु कुमार है। तो वो किसी अखिलेश के नाम से असली अभ्यर्थी की जगह 2.5 लाख रुपए लेकर, जी हां, 2.5 लाख रुपए लेकर एग्जाम देने के लिए पहुंचा था। बारा पुलिस ने दूसरी जगह पर परीक्षा देते हुए 2 डमी कैंडिडेट्स को पकड़ा है। पुलिस टीम ने उसके 4 साथियों को भी पकड़ा है। तो वहीं दौसा निवासी चेतन मीणा का सेंटर भी आपको बता दें, उसकी जगह पर पटना निवासी रोशन कुमार पेपर देने के लिए पहुंचा था। उसकी फोटो मैच यहां पर नहीं हुई तो उसे पकड़ लिया गया। इसके अलावा दौसा निवासी दिलराज की जगह पर जोधपुर के कान्हासर निवासी रोहिताश को पेपर देते हुए पकड़ा गया। तो वहीं बीकानेर में रीट पेपर में चप्पल में डिवाइस लगाकर नकल करने वाला तुलसीराम अभी भी फरार है। पुलिस ने उसके भतीजे सौरव कालेर के घर जय नारायण व्यास कॉलोनी में छापा मारा। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सौरव नकल कराने का सामान लेकर बेच रहा है। सौरव पुलिस के पहुंचने से पहले ही हालांकि फरार हो गया। मकान की तलाशी में काफी नकल कराने की सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने उमेदाराम व चौधरी कॉलोनी निवासी राजाराम को ब्लूटूथ के साथ गिरफ्तार किया। रीट के बाद पटवारी परीक्षा में नकल के इन मामलों को देखकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठते हैं कि अभी 27 अक्टूबर को आरएएस यानी कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी है, और उसके लिए भी नकल रोकना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या रीट और पटवारी के बाद आरएएस परीक्षा में ऐसे ही नकल के मामले देखने को मिलेंगे, या फिर ठोस कदम उठाते हुए इन्हें रोका जाएगा? तो वही राज्य सरकार नकल रोकने के लिए जो अध्यादेश लेकर आने वाली थी वो इन 3 बड़ी परीक्षाओं के बाद लाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि वो अध्यादेश इन परीक्षाओं से पहले ही क्यों नहीं लाया गया। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी, और चर्चा के लिए जयपुर स्टूडियो से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से जुड़ गए। उपेन यादव साहब जुड़ गए, अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। तो वही अनिल गोटवाल साहब जुड़े हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं। कुलदीप माथुर जी जुड़े हैं, संचालक हैं शिक्षण संस्थान कोटा से। बहुत स्वागत है आप तीनों का इंडिया न्यूज राजस्थान पर। शुरुआत में करना चाहूंगी उपेन यादव जी आप ही से, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, सबसे पहले रीट का एग्जाम हुआ और अब पटवारी की जो दोनों परीक्षाएं हुई 2 दिन लगातार, उसमें भी नकल को लेकर कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल स्थिति आपको क्या देखने को मिल रही है, और आने वाली परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है? देखो, लगातार कई महीनों से हम मांग कर रहे थे कि पेपर लीक प्रकरणों को लेकर, नकल प्रकरणों को लेकर, फर्जी डिग्री और डिप्लोमा को लेकर सरकार गैर जमानती सख्त कानून लेके आए। और उसके लिए मैं अमरनसन पे बैठा, आईसीयू में गया, और अभी भी महापड़ाव जारी है। 21 सूत्रीय मांगों में प्रमुख तौर पर यह 2nd नंबर पर यह मांग शामिल थी। सरकार ने हमारी इस मांग को माना और उन्होंने घोषणा की। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी जो नजर आ रही है कि जैसे अब पटवारी एग्जाम हो चुके हैं, अब आरएस भर्ती होने वाली है, उसके बाद ग्राम सेवक भर्ती होगी। ऐसे में अध्यादेश तुरंत लाया जाए, क्योंकि अपराधियों में डर होना जरूरी है।
क्योंकि जिस प्रकार ये पकड़े जाएंगे छूट जाएंगे, लेकिन जब 7 साल की उसको हवा सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, जेल होगी, तो कहीं ना कहीं डर होगा। क्योंकि एक सबसे बड़ा नुकसान समाज के उन अभ्यर्थियों को भी हो रहा है, क्योंकि लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं शॉर्टकट से जल्द नौकरी पा लूंगा, तो लोग कैसे भी पैसे इकट्ठे करके, कर्जा लेकर और पैसे के जुगाड़ करके इन अपराधियों के जुंगलों में फंस जाते हैं और वो आपराधिक दुनिया में कदम उठा लेते हैं। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द सख्त कानून लाना चाहिए, जो अब घोषणा की अध्यादेश जल्द से जल्द लाना चाहिए, जिसे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता रहे। रही बात जो नकल प्रकरण और डमी अभ्यर्थी जो चीजें फैले का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो प्राइवेट स्कूलों में जिस प्रकार एसआई भर्ती का जो बीकानेर से पाली पेपर आया, क्योंकि वहां के प्रधानाध्यापक ने फोटो खींची और व्हाट्सएप कर दिया, ऐसे में परीक्षा के अंदर सरकारी स्कूलों में दिया जाए, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए और परीक्षा के अंदर गृह जिले या गृह संभाग जिले में दिए जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि दूर दूर 500 या 600 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, अभी देखिए दुर्घटनाएं घट रही हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सरकार को परीक्षा के अंदर भी गृह संभाग या गृह जिले में देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है प्राइवेट सेंटर की जगह सरकारी परीक्षा के अंदर ही बनाना चाहिए और सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगानी चाहिए और निलंबन की बजाय सीधा बर्खास्त करना चाहिए और जो पकड़े जाए उनको सीधा जेल में डाल देना चाहिए, 7 साल की सजा होनी चाहिए। अपराधियों में डर होना आवश्यक है। ऐसे में ये कानून की जो घोषणा की है तो ये भी कामयाब हो पाएगा और भर्ती परीक्षाएं भी बच पाएगी। इसलिए सरकार को सख्ती दिखाने की आवश्यकता है कि कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जाए जिससे पूर्णतः फुल स्टॉप ऐसी तमाम घटनाओं पर लगाया जा सके। अनिल गोटवाल साहब, प्रशासन एक बार फिर से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाए गए और चेकिंग को लेकर भी जो स्तर है उसको बढ़ाया गया और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ती गई, लेकिन पूरी तरीके से प्रशासन का फेलियर। नहीं, मैं एक बात आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ कि प्रशासन और पुलिस मिलकर परीक्षाएं आयोजित करती है। ये तो जो आरपीएससी है, चयन बोर्ड है या अन्य विभाग है, ये करता है। इनका आज तक ईयरली कैलेंडर नहीं जारी हुआ अभी तक भी। ये इम्पोर्टेंट है कि ईयरली कैलेंडर जारी हो ताकि लोगों को ये लगे कि सरकार समय पे परीक्षा कराएगी। अब ये होता क्या है कि 4 साल में 5 साल में कोई परीक्षा होती है, उस समय कोई बेरोजगार होता है, कोई ओवर एज हो रहा है, तो वो इस लालच में फंसता है और फिर ये नकलचियों की गैंग के साथ में शामिल हो जाता है। उसके परिवार उसको पैसा देके और ये एक बढ़ावा देने का इनडायरेक्टली काम करते हैं। तो सरकार को सबसे पहले तो कैलेंडर जारी करना चाहिए कि इस साल इतनी परीक्षा, यूपीएससी के अंदर बैठते हैं लोग बाग, केंद्रीय परीक्षा होती है हर साल हर समय पे टाइम पे। अनिल जी, ये तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं हुआ कि बहुत साल कोई बेरोजगारी में गुजार रहा है तो उसे जल्द से जल्द सरकारी नौकरी चाहिए और शायद इसीलिए वो इस तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल करेगा नौकरी पाने के लिए, पेपर में पास होने के लिए। तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं हुआ ना। प्रशासन को तो काम करना है, फिर चाहे वो 20 साल का व्यक्ति भी परीक्षाओं को लिख रहा हो, 20 साल का लिख रहा हो या 50 या 60 साल का लिख रहा हो। बेरोजगारी के स्तर को कैसे आप माप सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी और सुरक्षा के प्रबंधों से? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, प्रशासन फेलियर है। इसलिए फेलियर है कि समय के ऊपर वहां आदमी नहीं लगा सकते। ये नेटबंदी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके वहां पर कितने आदमी लगने यही पता नहीं है। कब परीक्षाएं शुरू करा देते हैं, कब परीक्षाएं खत्म होएगी, ये तो अब इतना इन्होंने बेरोजगार संघ ने, उपेंद्र ने और इनके साथ। क्या लगता है गोटवाल साहब आपको कि कितना मिनिमम समय जो आप आगे मिलना चाहिए, कितना मिनिमम समय आप लोगों को मिलना चाहिए परीक्षा से पहले कि ताकि सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो पुख्ता हो सके? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अरेंजमेंट तो साल का निकाल देना चाहिए, तो अपने आप अरेंजमेंट लग जाएंगे। प्रशासन फेलियर हो रहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि प्रशासन इनको पकड़ने की कार्रवाई। अब आप देखिए कि पहले जहां प्रिंटिंग प्रेस होती थी वहां से पर्चे लीक हो जाते थे, वो कम हुआ। अब ये डमी कैंडिडेट बिठाने के लिए पैसे ले रहे हैं। तो एक ये ट्रेंड चेंज हुआ है, नकल का ट्रेंड चेंज हुआ है, तो हमारे को इससे निपटने की आवश्यकता है। अगर मान लो इसके अंदर कोई टेक्निकल असिस्टेंस लेने की आवश्यकता है, वहां पर आप फिल्म लगाइए, वहां चेक करिए, वहां कोई थंब इम्प्रेशन करिए और कोई इसके अंदर लागू करिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रशासन को करनी है। इसमें कहीं ना कहीं नाकामयाब है और इसी वजह से सरकार के ऊपर और ये बेरोजगार और जो बिल्कुल है लड़के इस गंदगी उसके अंदर धकेले जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इस कानून बना देंगे। कानून तो आज भी है,
कि कोई मर्डर करेगा तो उसको फांसी की सजा है, लेकिन क्या उससे पूरा खत्म हो पाया? नहीं होगा। कानून बना देना ही एक निवारण नहीं है। जब तक कि लोगों में जागरूकता नहीं हो, टाइम पे प्रोग्राम नहीं हो, उनको अवेयरनेस नहीं कराई जाए, तो ये सारी चीजें, उसके साथ साथ इनको सरकार को और जो परीक्षा करा रहे हैं उनको भी ये करनी चाहिए कि ये निश्चित समय पे परीक्षा हो जाएगी तो वो निश्चिंत हो जाएगा कि हाँ मैं इस परीक्षा में बैठूंगा, मैंने ये तैयारी कर ली है। अब पता ही नहीं लगता, एक परीक्षा की तैयारी करता है, दूसरे दिन निकाल जाता है, यूनिवर्सिटी के पेपर उसको छोड़ने पड़ रहे हैं, फिर ये करना। तो मेरा एक वो आपसे यही निवेदन है कि मेरा कोई प्रशासन फेल्योर है इस मामले में, प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेते हैं। जो गैंग सामने आ गई है उनका आज तक पता नहीं है कि वो कहाँ है, क्या काम कर रही है, कहाँ अभी ऑपरेट कर रही है, बाहर से आते हैं, ये कुछ चीजें हैं। अब फ्रिस्किंग चेकिंग अभी आपने ये देखा। मैं आपको ये बताऊं कि एक आरएएस की जो परीक्षा 3 दिन बाद देने वाली है एक लेडी, वो डमी कैंडिडेट बनी है। वो तो आरएएस की इतनी तैयारी करके और इसमें पटवारी की परीक्षा देने आ रही है, तो कहीं ना कहीं क्या लालच है ये समझने की आवश्यकता है। मेरा ये देखो, इसमें जो आवश्यकता है, हर परीक्षा केंद्र में बायोमेट्रिक होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। जब नेता अपने चुनावों में वोटों के लिए वीडियोग्राफी करा सकते हैं, तो बेरोजगारों के भविष्य के लिए वीडियोग्राफी क्यों नहीं हो सकती? बायोमेट्रिक अनिवार्य रूप से हर परीक्षा में लागू करना चाहिए, जिससे डमी कैंडिडेट को पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से जिक्र आप कर रहे हैं, जो तमाम बंदोबस्त करने चाहिए, हालांकि अध्यादेश को लेकर जो बात छिड़ी थी वो लागू कर दिया जाता तो शायद पटवारी परीक्षा में या फिर जो आरएएस की परीक्षा होने वाली है प्री एग्जाम्स, उसमें ये तस्वीर ना दोहराई जाए कम से कम। कुलदीप माथुर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि एक कोटा में एक शिक्षण संस्थान को आप चलाते हैं, बड़ी तादाद में बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आते होंगे। जब वो तैयारी करते हैं, एक मानसिक संतुलन जो उनका होता है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि हम परीक्षाएं लिखेंगे, पास होंगे, कल को हम नौकरी भी करेंगे। लेकिन जब ये बड़े स्तर पर गड़बड़ियां देखने को मिलती है, क्योंकि आप खुद भी परीक्षाओं के लिए बच्चों को प्रिपेयर करवाते होंगे, कितना मुश्किल ये है और कितना गंभीर इस बात को समझना है कि इन सब के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो है प्रदेश का छात्र। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि जो भी हम ये परीक्षाएं कराते हैं, अगर आप देखेंगे तो कई बार तो हम 15-20 दिन पहले से ये व्यवस्थाएं आने लगती है और चर्चाएं आने लगती है कि बड़े पैमाने पर गिरोह सक्रिय है, पुलिस लगातार उस पर दबाव बनाती है, सरकार अपना कार्य कर रही है, फिर भी गिरोह अपना काम कर जाते हैं। मुझे लगता है कि कई जगह हमें देखना चाहिए कि बच्चों की आधार से जुड़ी हुई, आधार के आधार पे अंदर लेना चाहिए, बायोमेट्रिक्स उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अपन ने देखा है 2 तरह की दिक्कत हो रही है। कई जगह तो पेपर लीक हो रहा है और वहां पे पेपर लीक किया जा रहा है, और कई जगह फर्जी परीक्षार्थी बिठाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो बच्चे साल भर तैयारी करते हैं उनका मनोबल टूटता है। तो मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन एग्जाम भी एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे हम उसको रोक सकते हैं। साथ ही जो गाड़ियां जाती है उन पे जीपीएस डिवाइस भी लगाई जा सकती है। वैसे मेरा कहना है अध्यादेश सरकार थोड़ा सा लेट लाई है। अगर सारी इन बड़ी परीक्षाओं के पहले अध्यादेश लाती तो निश्चित तौर पर परीक्षार्थी का मनोबल बढ़ता। साथ ही मैं देखना चाहता हूं कि राजस्थान में कुछ जिले हैं वहां पे थोड़ी सी नकल ज्यादा होती है। अभी मैंने पिछले दिनों आपके न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से पढ़ा भी कि करीब 10 जिले सरकार ने बैन करने जा रही है। तो मुझे लगता है इसका भी आगामी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि तमाम जो प्रिकॉशंस है उसको लिया जाए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब बंद होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। उपेन्द्र यादव जी, अब तक तो हमने अनुचित उपकरणों का इस्तेमाल देखा था, जैसे ब्लूटूथ का लोग इस्तेमाल कर रहे थे, हेडफोन्स के जरिए क्वेश्चन आंसर्स को एक्सचेंज किया जाता रहा, लेकिन अब डमी कैंडिडेट्स को बिठाया जा रहा है। ये कितना गंभीर है? एक डमी कैंडिडेट किसी और के पहचान पत्र के साथ, किसी और के एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र में पहुंच जाता है, तमाम चेकिंग्स की जो प्रोसेस होते हैं उससे गुजर के वो परीक्षा देने भी पहुंच जा रहा है। इससे बड़ा फेलियर कुछ नहीं हो सकता है। देखो, इसके लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा कि सरकारी परीक्षा केंद्र, सरकारी स्कूल हो, सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट क्षेत्र के सबको दूर करना पड़ेगा। इसके अलावा तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। बायोमेट्रिक होना अनिवार्य कर देना चाहिए, वीडियोग्राफी अनिवार्य कर देना चाहिए। लेकिन सवाल एक उठ रहा है,
पटवारी के से पहले जो रीट की एग्जाम हुई, उससे पहले जो एसआई की एग्जाम हुई, एसआई में बीकानेर से पाली पेपर आया, वहां के प्रिंसिपल ने व्हाट्सएप फोटो की, 12 लोग गिरफ्तार हो, उन्होंने वापस हल करके बीकानेर भेजा। आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ कि 12 लोगों ने कहाँ का पेपर दिया। वही एसआई भर्ती में ओमार शीट बाहर आई, वीडियो बाहर आया, मोबाइल अंदर गया। पहली ऐसी परीक्षा मैंने देखी है जिसमें मोबाइल अंदर जा रहा है। एसआई भर्ती में एक दिन पहले पेपर आया, बत्तीलाल पकड़ा गया, भजनलाल अभी तक नहीं पकड़ा गया, कौन कौन अपराधी है। तो क्या होता है कि जैसे अब पटवारी हो गई, तो पटवारी पर अब हम चर्चा कर रहे हैं कि नकल पर कैसे रोक लगाई जाए, डमी अभ्यर्थी को कैसे रोका जाए, लेकिन वो उसका क्या होगा, उसका खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा कि उनके पीछे, भजनलाल के पीछे कौन कौन है, कौन सा राजनेता पीछे है, किसका संरक्षण प्राप्त है, वो पेपर कहां कहां गया, किस किस के पास गया, कौन कौन शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आज भी जो प्रदेश में 2-3 ऐसी गैंग है जो कई सालों से उद्योग धंधा बना दिया है, पेपर लीक प्रकरण को लेकर, नकल प्रकरण को लेकर, उनको जेल में क्यों नहीं डालते। आज तक पता नहीं चला कि लाइब्रेरियन का पेपर कहां से आउट हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से हुआ, अधिनस्थ बोर्ड से हुआ, या जहां पेपर रखे गए थे वहां से हुआ, आज तक पता नहीं चला। वही जेल प्रहरी का पेपर का सामने आया, वही 2018 राजस्थान पुलिस का मामला सामने है। आज तक ये पता एसओजी नहीं लगा पाई, एसओजी की नाकामी है कि वो इसके बड़े सरगना कौन थे, उनको जेल में नहीं डाल पाई, उनको सजा नहीं दिला पाई। इसमें बेरोजगारों में अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। सख्त कार्रवाई सरकार को करनी होगी, जेल में भी डालना होगा, उनके खिलाफ एक्शन भी लेना होगा, निलंबन प्रक्रिया की बजाय कर्मचारियों को बर्खास्त करना होगा। जहां परीक्षा केंद्र पर लापरवाही पाई जाती है, उनकी मान्यता तुरंत रद्द करनी होगी, क्योंकि जांच में डाल देते हैं, राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त होता है जेक चेक लगाकर, और उस निलंबन को बहाल हो जाते हैं। आप बर्खास्त करिए ना, आप उनकी मान्यता रद्द करिए ना, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए ना, आप सख्त कानून बनाइए ना, 7 साल के जेल में डालिए। आप 10 जैसे मान लीजिए 32 लोग पकड़े गए, सब लोगों को 7 साल के लिए जेल में डालेंगे तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। 7 साल तक बाहर नहीं होंगे तो कोई भी क्राइम करने से पहले 3 बार सोचेगा कि मेरे भविष्य के साथ क्या होगा। कोई भी डमी अभ्यर्थी बैठने से, आप सोचिए डमी अभ्यर्थी कहाँ का, पटना का, यानी कितनी बड़ी गैंग है। राजस्थान का डमी अभ्यर्थी नहीं है, पटना का है। तो ऐसे में कितना बड़ा इनका उद्योग धंधा है, और ये उद्योग धंधा तब चल रहा कहीं ना कहीं किसी राजनेता का या कहीं ना कहीं अधिकारियों का इनको संरक्षण प्राप्त है। बिना संरक्षण ये इतना बड़ा धांधली नहीं हो सकती, नकलचियों का बड़ी गैंग नहीं हो सकती, ये डमी अभ्यर्थियों का बड़ा खेल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इनके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। इसका खुलासा एसओजी करना चाहिए। और इन तमाम मांगों को लेकर पिछले 12 दिन से शहीद स्मारक पर हमारा महापड़ाव चल रहा है। वहां 500 लोग बैठे हुए, रात और दिन भर हमारा महापड़ाव चल रहा है कि लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियां निकाली जाए, फर्जीवाड़ा रोका जाए, अध्यादेश तुरंत लागू किया जाए, और इसका खुलासा किया जाए एसआई और रीट का पेपर कहां कहां गया, किस किस के पास गया, कौन कौन राजनेताओं का संरक्षण को प्राप्त है, और भविष्य की भर्तियां को बचाया जाए। तमाम 21 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हमारा महापड़ाव शहीद स्मारक जयपुर में अभी भी जारी है। 12वां दिन आज है। अनिल गोटवाल जी, बहुत ही वाजिब पॉइंट यहाँ पर उपेंद्र यादव जी ने उठाया, और उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी मैं आपसे लेना चाहूंगी। गोटवाल जी, आप कह रहे थे कि पहले से जो है कि शेड्यूल यहाँ पर दे देना चाहिए ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो अरेंजमेंट को लेकर, प्रशासन के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए। लेकिन मैं पिछले 11 सालों की बात करूं, जहां पर कांग्रेस की भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, और प्रशासन भी बंदोबस्त करता आता रहा। 38 बड़ी परीक्षाएं लगभग हुई हैं, जिसमें हर साल का औसत हम निकाले, नकल के मामलों में कितने केस दर्ज हुए हैं, तो हर साल 150 के तकरीबन केस दर्ज हुए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उनमें से किसी को भी आज तक सजा नहीं हुई है। कितना गंभीर यह है कि आप पकड़ भी रहे हैं लोगों को, आप चिन्हित भी कर रहे हैं, लेकिन सजा किसी को नहीं मिल रही है। फिर कानून लाने का, अध्यादेश लाने का, या किसी भी प्रकार से सख्ती बरतने का फायदा क्या है? नहीं मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये पॉइंट वाजिब है कि हमारे इसके अंदर, क्योंकि केस के अंदर चालान हुए हैं, चालान के बाद में पुलिस को जो, और अभियोजन पक्ष को जो पैरवी करनी चाहिए थी, जो बयान कराने चाहिए थे, जो एक केस लीगल स्टेज के ऊपर उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था दस्तावेज, उसके आधार पर नहीं किया गया। ये बिल्कुल सही है कि एक भी चालान नहीं करना, ये कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन और पुलिस की नाकामी है, और इसके अंदर ध्यान देने की आवश्यकता है। और उनको एक पॉइंट जो है कि ये लास्ट टेल तक, इसके अंदर लास्ट में कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से ये लीक हुआ है, कौन कौन इसमें शामिल थे। 120 बीआईपीसी में जो षड्यंत्र में शामिल है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले हों, या अन्य कोई स्कूल से संबंधित हो जहाँ परीक्षा सेंटर है, उनका कहीं नाम जिक्र आता नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एसओजी को या पुलिस को उनको बिल्कुल उजागर करना चाहिए नाम सहित, ताकि आने वाले समय में
उनके जब नाम उजागर होंगे, उनका चालान होगा, उनको सज़ा मिलेगी, उनकी मान्यता रद्द होगी और ये जो सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल है वो बर्खास्त होंगे, तो इसका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा और कैंडिडेट भी डिबार होंगे, दोबारा वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ताकि इसके एक मैसेज जाए, संदेश जाए समाज में, बेरोजगार लोगों में कि अगर इस तरह से करा और 7 साल की सज़ा का जो प्रावधान ऑर्डिनेंस है ये बिल्कुल लाना चाहिए था, अभी तक नहीं लाए। इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि सरकार की क्या नीयत है, ये क्या परीक्षाएं हो जाएगी उसके बाद लाएगी। बेरोजगार लोगों का बार बार यही सोचना है कि ये क्यों नहीं ला रही है, आज भी शंका है। तो सरकार को ये चाहिए कि तुरंत इसको लेके आया जाए जिसके अंदर 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। मैं तो ये कह रहा हूँ बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के ऊपर हो कि भाई मैं निर्दोष हूँ, जबकि प्रोसिक्यूशन पे नहीं होना चाहिए। ऐसी कार्रवाई, ऐसी ठोस जब तक इसमें नहीं लाई जाएगी, जैसे पॉक्सो एक्ट के अंदर कानून बनाया है, न्यायालयों ने सजा दी है, 7-7 दिन में, 1-1 महीने में, 1.5 महीने में रिजल्ट आए, वो उसका प्रभाव पड़ा है। ऐसा इनको, पुलिस को, प्रशासन को, प्रोसिक्यूशन को, अभियोजन पक्ष को करना पड़ेगा, उदाहरण पेश करने पड़ेंगे तभी। गोठवाल जी, इसमें जो अपराधी पाए जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं और अपराधी होते हैं, उनकी संपत्ति भी जब्त करनी चाहिए। संपत्ति सरकार, उनकी संपत्ति पूरी, क्योंकि अरबों करोड़ रुपए इन गैंगों ने बना रखे। देखिए हरियाणा में नकल को लेकर ऐसा कानून है, हरियाणा सरकार ने नकल करने वालों के खिलाफ ऐसा कानून लेकर आए हैं कि जितना भी नुकसान होगा नकल करवाने की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनकी संपत्ति से वसूला जाएगा वो। तो इस तरीके के प्रावधान अलग अलग स्तर पर अलग अलग सरकारें कर रही हैं। हालांकि 17 अक्टूबर को प्रदेश की गहलोत सरकार ने इस बात का जिक्र किया कि अध्यादेश लाया जाएगा, लेकिन उसके 5 दिन बीत जाने के बावजूद पटवारी की परीक्षा हुई, अब आरएस की परीक्षा भी होनी है, वो लाया नहीं गया। ऐसे में उपेंद्र यादव जी कितना बड़ा लूपहोल आप इसको समझ रहे हैं, क्योंकि अगर वो लाया जाता तो जो अनुचित उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं परीक्षा केंद्रों के बाहर अंदर ले जाते वक्त, जो नहीं पकड़े जा रहे वो गैर जमानती अपराध के अंडर आते। इसके अलावा जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, डायरेक्ट उनका रिटायरमेंट, डायरेक्ट उनको बर्खास्त कर दिया जाता। शिक्षण संस्थान संलिप्त पाए जाते तो लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस रद्द हो जाता। तो सख्ती यहाँ पर देखने को मिलती। क्या लगता है ये बड़ी वजह है कि डर नहीं पनप पा रहा है ऐसा अराजक तत्वों में? बिल्कुल डर बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया। मुझे आज भी याद है कि 5 जुलाई 2018 को जब मुझे धरने प्रदर्शन के दौरान सेंट्रल जेल में डाला गया, वहां मेरी इन अपराधियों से मुलाकात हुई। उन्होंने खुद ने स्वीकारा कि हम करोड़ रुपए कमाते हैं, वकील को 5-10 लाख रुपए खर्च करके हम निकल जाते हैं, हमारा उद्योग धंधा है। ऐसे में उन्हें डर नहीं है, उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया है। सख्त कार्रवाई, सरकार को सख्त एक्शन में आना होगा, उनको जेल में डालने के साथ साथ संपत्ति जब्त करनी होगी उनकी। इसके अलावा स्कूलों की परीक्षा केंद्र गड़बड़ी पाई जाती है, उनकी मान्यता रद्द करनी होगी, और कोई कर्मचारी लिप्त पाया जाता है उसकी बर्खास्त करना होगा, तुरंत एक्शन लेना होगा। यदि किसी के कार्रवाई होगी, ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी, तो कहने के अपराधियों में डर स्थापित होगा, अन्यथा ये लोग केवल उद्योग धंधा बना के इसको रख देंगे। हालांकि मुझे कहीं ना कहीं इसमें शंका उत्पन्न हो रही है कि कहीं ना कहीं इनके पीछे उद्योग जो राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि इन लोगों को गिरफ्तारियां आप भी दिखाते हो, मीडिया में आती है, लेकिन ये कब छूट जाते पता नहीं चलता, कब इनके मुकदमे हट जाते, कब बाहर आ जाते पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं इनको संरक्षण प्राप्त है, इनको तुरंत जेल में डालकर तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे एक बड़ा संदेश भी जाए कि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। और जो आने वाले समय में अपराध करने से पहले 3 बार सोचेंगे कि हाँ उन्होंने पिछली बार ये किया था, वो 7 साल से जेल के अंदर सट रहा है, तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और अध्यादेश आरएस भर्ती से पहले ही, ग्राम सेवक की भर्ती से पहले जल्द से जल्द अध्यादेश पारित करना चाहिए और इस कानून को लागू करना चाहिए। और उसमें यह भी जोड़ना चाहिए फर्जी डिग्री, डिप्लोमा वाला, हालांकि सहमति हमारी बन चुकी है, दिव्यांग सर्टिफिकेट लोग फर्जी लेके आते हैं उनको जोड़ने के साथ साथ जो अपराधी पाए जाते हैं उनकी संपत्ति जब्त करने का भी मामला इसमें जोड़ना चाहिए, जिससे उसकी भरपाई हो सके और एक बड़ा मैसेज सरकार की तरफ से युवाओं में जा सके। क्योंकि अविश्वास उत्पन्न हो गया, बेरोजगार तैयारी करा लेकिन उनके मन में शंका होती है कहीं मेरा पेपर लीक ना हो जाए, कहीं नकल ना हो जाए, कहीं डमी अभ्यर्थी ना बैठ जाए, तो कहने के वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। सरकार को तुरंत एक्शन लेकर बेरोजगारों को विश्वास जीतना चाहिए और सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए। बिल्कुल। कुलदीप माथुर जी, संचालक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, शिक्षण संस्थानों का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऐसे में कई शिक्षण संस्थानों का नाम सामने आता है, उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों का नाम सामने आता है कि सैंपल पेपर के नाम पर पेपर्स को बेचा जा रहा है। कितना गंभीर आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो रही है। पेपर बेचने की मानसिकता आप समझ रहे हैं, एक छात्र भी सोचता है कि मैं पेपर सबसे पहले ले लूँ, और यहीं से इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है।
कुलदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? गोटवाल जी, मैं सवाल आपसे लेना चाहूंगी। हालांकि आरएएस की जो परीक्षा है वो होने वाली है, प्री एग्जाम्स होने वाले 27 तारीख को। आपको क्या लगता है, अब तक के जो बंदोबस्त रहे हैं वो तो सभी के सामने उसकी पोल खुलकर रह गई है। रिटायर्ड आईपीएस हैं आप, एक लंबा तजुर्बा आपका भी रहा है। क्या वो स्टेप्स होने चाहिए, क्या वो मेजर स्टेप्स होने चाहिए जिन्हें लिया जा सके और फुल स्टॉप ऐसी वारदातों पर लगाया जा सके, ऐसी घटनाओं पर लगाया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस के लिए ये चैलेंज है, उसको ये चाहिए कि इस तरह की, चाहे वो विष्णु गैंग हो या जो अभी पकड़े गए हैं, या वो जो कोई जमानत के ऊपर है, बेल के ऊपर है, उन सबका रिकॉर्ड लेके कि वो आज की स्थिति में क्या कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव एक्शन के साथ में उनको रिकॉर्ड किया जाए, उनको ट्रेस आउट किया जाए, और वो अभी क्या कर रहे हैं उनको पाबंद किया जाए। और उनके साथ साथ मैं आपको एक, अभी उपेंद्र जी ने उदाहरण दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि जेलों के अंदर सब पता है लोगों को कि वो गैंग ऑपरेट कर रही है, वो गैंग ऑपरेट कर रही है। पुलिस को ये चाहिए कि ऐसे अपराधियों से क्लू लेकर, उनसे मालूम करके उन अपराधियों को पहले से नैप किया जाए, उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जाए, ताकि ये जो नकलची हैं ये कहीं ना कहीं रुक सकें। दूसरा, जो आज तक जिन जिलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लो ये नकल हो रही है, और इस बार चयन आयोग ने भी 10 या 11 जिलों के ऊपर बैन लगाया है, इस बैन से काम नहीं चलेगा। वहाँ जो परीक्षा केंद्र जिनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए वो आज तक नहीं हुई है, तो बैन लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों को एक जिलों से दूसरे जिले, अब जैसे जयपुर वाले हैं उनका आ गया गंगानगर या आ गया बहुत दूर दूर, तो ये भी एक उनके लिए परेशानी, ये हल करना चाहिए इनको। तो ये नहीं हो सकता है कि भाई अगर पश्चिमी राजस्थान के अंदर नकल ज़्यादा हो रही है तो आप उस जिले को ही बैन कर दो। मैं आपको कह रहा हूँ मान्यता रद्द करो ना, जो उसमें सम्मिलित है। अब ये बता रहे थे कि संपत्ति जब्त होनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर जिसने पैसा मुहैया कराया है, हाँ, उनको भी लायबल ठहरा जाए, वो भी 120 में, वो भी उस षड्यंत्र में शामिल होना चाहिए। उसके माँ बाप भी आने चाहिए जिसने पैसा दिया है बेरोजगार उसको नकल करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं, और भी कठोर कानून बनना चाहिए, बर्डन ऑफ प्रूफ भी उनके ऊपर होना चाहिए। 7 साल सजा बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो है बर्खास्तगी का सरकारी कर्मचारी का, मैं तो प्राइवेट आदमी भी अगर इसमें शामिल है, और चपरासी से लेके केंद्राधीक्षक जो इन्विजिलेटर है सब शामिल है, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये विल पावर सरकार को दिखानी चाहिए। आज तक मैं आपको बताऊं कि एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो उसके 100 क्वेश्चन मार्क, वो एक मॉडल पेपर देता है, 80-90 उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी, या तो इसके अंदर जो पेपर सेटर है वो इनसे मिला हुआ है, ये इसकी तय के अंदर भी जाना चाहिए कि इस केंद्राधीश या इसका जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसी के इतने ज़्यादा कैसे पेपर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी भी मिली भगत की चेक करना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई इस प्रावधान ऑर्डिनेंस में लानी चाहिए, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और प्रिवेंटिव कार्रवाई कर सके। और उसके अलावा जो ये कुछ चीज़ें हैं केंद्राधीश, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बायोमेट्रिक्स लागू हो, चेकिंग फ्रिस्किंग लागू हो, आपको पूरा चेकिंग करके ले जाया जाए, कुछ पहनने के कपड़े के ऊपर कुछ चीज़ें, तो ये अगर चेक करके जाने दिया जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको और बताऊं कि हम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आज शायद है कि इस पटवार परीक्षा के अंदर कोई नकल करते हुए या व्हाट्सएप के ऊपर पेपर आउट नहीं हुआ, ये रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पकड़ा नहीं गया है। तो ये आगे आने वाले समय में भी व्हाट्सएप या नेट और इसके माध्यम से जरूर ये तो ध्यान रखना ही चाहिए कि पेपर आउट भी हो सकता है। आज सामने नहीं आया, हो सकता कल आ जाए वापस सामने, तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए।
बिल्कुल गोटवाल जी, लेकिन कई क्षेत्रों से तस्वीरें ऐसी भी सामने आई, जैसा कि जिन पॉइंटर्स का जिक्र अभी आप कर रहे हैं कि कपड़ों को लेकर भी बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई। इनफैक्ट बहुत सारी महिलाओं के भी परीक्षा केंद्र से पहले जो फुल स्लीव्स के सूट पहनकर पहुंची थी या फिर फुल स्लीव्स के ब्लाउज जिन्होंने पहन रखे थे, वो एक चेंज भी करवाया गया। तो इस स्तर की सिक्योरिटी भी हमने देखी पटवारी की परीक्षाओं में। लेकिन सवाल यही है कि अलग अलग क्षेत्रों में व्यवस्था जो है वो अलग अलग क्यों देखने को मिल रही है, इतना अंतर क्यों है? देखिए, अंतर तो ये है कि स्पष्ट निर्देश नहीं है, स्पष्ट कानून नहीं है, स्पष्ट कोई डायरेक्शंस नहीं है। अगर मान लो ये यहाँ से चूँकि सचिवालय है जो प्रदेश परीक्षाएं कराता है, उसकी एक बॉडी, एक उसका सुपरविजन, एक ऐसा अधिकारी कोऑर्डिनेटर बनाया जाए और समान रूप से उसको लागू। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी विभाग अपनी परीक्षा अलग करा रहा है, चयन आयोग अपनी परीक्षा अलग करा रहा है, आरपीएससी अपने रूल्स रेगुलेशंस करा रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन है ही नहीं ना। इसीलिए ये आपको सब अलग अलग दिखाई देते हैं कि उसने ये नियम ये बना दिए, उसने रिलैक्सेशन दे दिया, उसने शिथिलता बरती। और इन सब के अलावा वहाँ जो केंद्र अधीक्षक है उन्होंने अपना आप ही कर लिया। अलवर का भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक परीक्षा, वो जो केंद्र अधीक्षक और वहाँ के एसडीएम में लड़ाई हुई है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो उसकी बात नहीं मान रहा, वो उसकी बात नहीं मान रहा। वो कह रहा है कि ये 15 मिनट लेट आई है तो इसको एडमिट कर दिया जाए, वो ये कह रहा है कि नहीं मैं अब एडमिट नहीं करूँगा। तो इसके ऊपर ये कॉन्ट्राडिक्शंस है कि ये आखिर आफ्टर ऑल एक चयन, एक कमांड, एक सुपरविजन, एक कोई नोडल एजेंसी ऐसी बननी चाहिए ताकि ये स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश हो कि ये तो होना चाहिए। ये इस बात को भी देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं इनका संयोजन बने कैलेंडर। उपेंद्र यादव से गोटवाल साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं कि सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक लंबा तजुर्बा उनका भी रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस कानून को लेकर जिक्र हो रहा है, जिन निर्देशों को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं या फिर जिन आदेशों को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं, वो सभी हमने रीट की परीक्षाओं के दौरान भी देखे। लेकिन हालांकि बत्ती लाल को पकड़ लिया गया, लेकिन 6 लाख की चप्पल बनाकर बीकानेर में जो व्यक्ति पहुंचा था डिवाइस लगाकर, उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो ऐसे तमाम सख्त कानूनों का भी क्या फायदा? देखो, मैंने पहले ही कहा कि एसओजी की बड़ी नाकामियां हैं कि जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस भर्ती, लाइब्रेरियन और जेएन डिग्री, आज तक वो अपराधी पकड़े नहीं गए, नहीं खुलासा हो पाया कि उनके पीछे कौन कौन है, कौन कौन सी गैंग है, न उन गैंग को अंदर जेल के अंदर डाल पाया। पता है ये क्या करते हैं? ये केवल बेरोजगारों पर ही दोष जमा सकते हैं, बेरोजगारों पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, नीमराणा में जब 1 घंटे पेपर लेट पहुँचा, वहाँ बेरोजगारों ने विरोध किया, हंगामा हुआ, और वहाँ पुलिस प्रशासन भी लेट पहुँचा। और वहाँ जब वहाँ नकल करवाई जा रही थी, बेरोजगारों ने विरोध किया, तो 6 अभ्यर्थियों के ऊपर एक नहीं 2 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। वहाँ राजकार्य वादा का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वहीं जो परीक्षा केंद्र जहाँ नकल करवाई जा रही थी, उस परीक्षा केंद्र के मालिक के द्वारा वहाँ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि सरकार को एक्शन लेते हुए परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द करनी चाहिए थी। और जो अधिकारी लेट आए थे उनको निलंबित नहीं, उनको बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन वहाँ उल्टा हुआ, बेरोजगारों पर 2 मुकदमे दर्ज कर दिए गए, जिसमें एक तो 5 बार प्री आरएस पास है और उसके माँ बाप भी नहीं, अनाथ है। कई ऐसे लोग हैं जो घर से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि जहाँ आपको इसको सिस्टम को सुधारना है, पारदर्शिता के साथ आपको भर्ती पूरी करवानी है, वहां करने के बजाय बेरोजगारों पर ये पूरा गुस्सा निकाला जा रहा है। 6 लोगों पर, निर्दोष लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। आज भजनलाल पकड़ से दूर क्यों है? कहाँ है भजनलाल? भजनलाल के अलावा आगे की कड़ियां कहाँ है? कौन कौन लिप्त है? कहाँ पेपर गया है? और अब इसको तहकीकात की जाएगी तो 1 दिन पहले ये पेपर आया है तो बड़े रुपये पेपर गया भी होगा। कहाँ गया? क्योंकि नेट बंदी से पहले पेपर वायरल हुआ है, आया है। ऐसे में इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही? इसको मामले क्यों दबाया जा रहा? चाहे एसआई भर्ती का मामला हो, चाहे रीट भर्ती का मामला, इसको दबाया क्यों जा रहा? इसका खुलासा होना चाहिए। कौन कौन लिप्त है उनको जेल में डालना चाहिए। इसमें जो लिप्त चाहे राजनेता हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। खुलासे की मांग लगातार हम कर रहे हैं। पिछले 12 दिन से हमारा महापड़ाव चल रहा है शहीद स्मारक पर। मैंने पहले अनशन किया, अब महापड़ाव चल रहा है। लगातार हम यही मांग करें, खुलासा हो, लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियां निकाल जाए। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। इसमें कुछ मांगे पूरी हो चुकी है, लेकिन जब तक सरकार सख्ताई नहीं बरतेगी, जब तक एक्शन में नहीं आएगी, ये लापरवाही चलती रहेगी, ये बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। इसलिए सरकार को खुलासा करने के साथ इन सारी गैंगों को जेल में डालना होगा, इनकी कड़ी तोड़नी होगी, क्योंकि अभी तक इनकी कड़ी नहीं टूटी। आप देख लीजिए, पटना का
व्यक्ति यहाँ के डमी अभ्यर्थी बनकर बैठ रहा, तो देख लीजिए पूरे देश से इसके तार जुड़े हुए हैं। इसका यही सिद्ध होता है इससे कि कहीं ना कहीं ये गैंग बड़ी है और इनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो इस गैंग को और इनके जो नेटवर्क को खत्म करना होगा और इनके तार से तार जोड़कर इनको जेल में डालना होगा और आने वाले भविष्य के लिए सख्त कानून जल्द से जल्द अध्यादेश लाना होगा और लागू करना होगा और उनको 7 साल के लिए जेल में डालना होगा और उनकी संपत्ति जब्त करनी होगी और बर्खास्त की कार्रवाई, जो कर्मचारी लिप्त पाए जाते हैं उनको बर्खास्त किया जाए और जो परीक्षा केंद्र की लापरवाही जाती है। गोटवाल साहब, यहाँ पर उपेंद्र यादव जी ने बहुत ही वाजिब बात कही है कि जो तमाम बंदोबस्त देखने को मिल रहे, लूप होल हर जगह है। हालांकि कई सवाल आपने भी खड़े किए, सरकार से नाराजगी आपने जाहिर की है कि पहले से एक शेड्यूल जो होना चाहिए वो साल भर पहले से होना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। सही वक्त पर प्रशासन के अधिकारियों को सही निर्देश नहीं दिए जा रहे। लेकिन यहाँ तो आप मानिएगा कि एक व्यक्ति जिस पर आरोपी है, उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। वो भी तब जब एक के बाद एक बड़ी परीक्षाएं राजस्थान में हो रही हैं और हर परीक्षा में लगभग नकल को लेकर उसी प्रकार के प्रकरण सामने आ रहे हैं और वहां पर भी पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? हाँ, इसके लिए जरूर पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। हो सकता है कि कभी डिले हो जाता है, पुलिस को पकड़ने के अंदर वो नहीं मिलता है, छुप जाता है, लेकिन उसके वेयर अबाउट्स, उसके जो परिजन हैं उनसे पता कैसे लगाया हो जाए। सकता है? ये बहुत महंगा पड़ रहा है, छात्र छात्राओं के भविष्य पर महंगा पड़ रहा है। ये कैसे हो सकता है कि पुलिस वाले नहीं पकड़ पा रहे हैं, पकड़ रहे हैं तो आसानी से छूट जा रहा है? कैसे हो सकता है? इसी को तो इरेडिकेट करना है, इसी को तो खत्म करना है। इसका खामियाजा प्रदेश के छात्र छात्र पूरे कर रहे हैं। हाँ नहीं, तभी तो हम ये कह रहे हैं ना कि ये जो कानून है सख्त लाया जाए और इनको गिरफ्तारी की जाए, इसके अंदर सजा का प्रावधान कठोर किया जाए, संपत्ति को जब्त किया जाए, या जो इसमें सम्मिलित है और जो भी उसके टूल के अंदर जो भी आ रहे हैं, जिन्होंने बात की है, जिन्होंने रुपया कोई नकलची गैंग को देने के लिए दिया है, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। तब जाके ये एक डर बैठेगा, एक माहौल बनेगा। और मैं तो ये बेरोजगारों से और सभी इनके जो मदर फादर हैं, परिजन हैं, उनसे अपील करूंगा कि ऐसे गैंग का ये जरूर पता लगा के बताएं, चाहे चुपचाप ही बताएं, ताकि पुलिस के अंदर उनके खिलाफ समय रहते समय पूर्व में कार्रवाई की जाए। ये भी हमारी नैतिक ड्यूटी है, समाज के दायित्व है। और ऐसे संस्थानों को पर्दाफाश करके सामने लाया जाए कि ये इस तरह की, आप देखिए कि एसीबी के अंदर जो रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं तो उनके लिए सूचना जनता ही देती है। ऐसे ही इनके नकलचियों के लिए भी सूचना अगर समय रहते पुलिस के पास देगी तो इसके ऊपर एक दबाव बनेगा और ये पकड़े जाएंगे। सवाल ये भी कि जानकारी मिलने के बाद पुलिस उस पर एक्शन भी तो लेना, जनता भी बता देगी, सरकार भी आपको कड़े निर्देश दे देगी, लेकिन पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले रही है। धरातल पर एग्जीक्यूशन कानून को लेकर अगर पुलिस नहीं कर पा रही तो ये अपने आप में बहुत महंगा साबित होने वाला है। फिलहाल चूंकि समय की थोड़ी सी कमी है, उपेंद्र जी मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। आखिरी सवाल, आपकी तरफ से लगातार अध्यादेश को लेकर मांग की जा रही है, हालांकि उसका ऊपर जो टेक होगा वो सरकार का ही होगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की तरफ से अब आने वाली परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ आपकी रूपरेखा है? आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? आपकी डिमांड्स तो हैं ही, लेकिन आपका रोड मैप क्या है? राज्य सरकार का भला टेक होगा, लेकिन पहली बार ये मांग उठाने वाले हम ही थे। लगातार आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने मांग उठाई थी पहले डिबेट में कि नकलचियों पे, नकल करवाने वालों पे, पेपर लीक करने वाले और पेपर लेने वालों के, फर्जी डिग्री लाने वाले और लेने वाले सबके खिलाफ गैर जमानती कानून बनाया जाए, संपत्ति जब्त की जाए। ये सारी चीज पहली बार उठाने वाले थे और उस संघर्ष की हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। लेकिन इसको सख्त जल्द से जल्द लागू करें, अध्यादेश लाया जाए और भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी हो और लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो और बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो। तमाम बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर लगातार हम संघर्ष हमारा जारी है। अभी दशहरा भी हमने धरना स्थल पर बनाया। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो दीपावली भी धरना स्थल पर भूखे रहकर जो तमाम बेरोजगार अभ्यर्थी वहां बैठेंगे तो वो न खाना खाएंगे, भूखे रखकर अंधेरे में ये दिवाली बनाएंगे यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो। क्योंकि हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। हम चाहते हैं सिस्टम में सुधार हो, सही बेरोजगारों को, योग्य बेरोजगारों को समय पर रोजगार मिले। उम्मीद यही है कि 27 को होने वाली आरएस की जो प्री परीक्षा है वो सकुशल यहाँ पर संपन्न हो, हर कोई अपनी दिवाली अच्छे से मनाए। आप भी और प्रदेश के छात्र छात्राएं भी
प्रशासन के तमाम अधिकारी भी और प्रदेश की सरकार भी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, उपेंद्र यादव जी, अनिल गोटवाल साहब और कुलदीप माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी परीक्षाओं में नकल को लेकर धांधलियां सामने आ रही हैं और अलग अलग ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, इन सबके बीच बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रदेश की सरकार साथ ही प्रशासन के तमाम अधिकारी एक साथ आगे बढ़े और फ्रंट फुट पर रहे। देखिए, जो नकलची है वो फ्रंट फुट पर रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, बैक फुट पर प्रशासन पूरी तरीके से नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आरएस की बड़ी परीक्षा से पहले एक बड़ा नजीर के तौर पर यहां पर पेश किया जाए कि किस तरीके से बंदोबस्त किए जा सकते हैं, क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।